दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मायके में बेटियां अनचाही मेहमान क्यों। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुरेश जी ने फ़ोन उठाया तो उनके जमाई ने कहा, पापा जी आज तो आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। न जाने आपने कैसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। मैं इतने दिनों से चुप था, परंतु आज आप यहाँ आकर हमारी सुनिए, नहीं तो अपनी बेटी नेहा को हमेशा के लिए अपने घर ले जाइए। गुस्से में इतना कहकर विनोद ने फ़ोन रख दिया। सुरेश जी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर पाई। फ़ोन रखते ही सुरेश जी अपनी पत्नी रेवती पर चिल्लाए, यह सब तुम्हारी परवरिश का ही नतीजा है। हमेशा कहता था कि लड़की जात को हम हिसाब से पालो, थोड़ी नकेल डाल कर रखो, परंतु नहीं, तुम्हें तो मेरी और मेरी माँ की बातें दकियानूसी लगती हैं। अब 1.5 वर्ष में ही जमाई राजा लड़की को हमेशा के लिए घर बिठाने को कह रहे हैं। राम जाने क्या होगा, पता नहीं क्या किया है तुम्हारी बेटी ने। यह तो उसके ससुराल जाने के बाद ही पता लगेगा। रेवती जी चुपचाप सुरेश जी की बातें सुनती रही और सोचने लगी, ना जाने क्यों हमेशा ही औलाद की गलती हो या उस पर कोई मुसीबत आए तो सवाल माँ की परवरिश पर ही उठाए जाते हैं। रेवती जी इसी बीच इसी सोच में डूबी थी कि उनके पति सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, अब बुत बनी क्या यहीं बैठी रहोगी? चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ, बेटी के ससुराल जाना है ना। जाने क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या सुनने को मिलेगा, सब तुम्हारा किया धरा है। रेवती जी चुपचाप उठकर तैयार होने के लिए कमरे में जाने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे की बहू सविता मुंह चिढ़ा रही और मन ही मन कुछ बड़बड़ा भी रही। दूसरी तरफ सास दुलारी के माथे पर त्योड़ियां चढ़ गई। वह तो रेवती को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अपने बेटे के सुर में सुर मिलाते हुए कहने लगी, हाँ बेटा सही कह रहा है, इसी के लाड प्यार का नतीजा है। मैं ना कहती थी बेटी जात है, पराए घर भी जाना है, थोड़ी नकेल कस के रखो। तब तो मेरी एक भी नहीं सुनी, बस करती रही अपने मन की। मैंने कहा था पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर घर के काम काज सिखा दो, अब बना दिया बेटी को मास्टरनी, वह भी तो हर चूल्हा चौका ही फूकती रही। आज सभी लोग रेवती जी की परवरिश पर सवाल उठा रहे थे। झटपट तैयार होकर रेवती जी अपने पति सुरेश जी के साथ बेटी के ससुराल के लिए रवाना हो गई। पूरा 2 घंटे का सफर था। एक एक मिनट मानो युगों की तरह बीत रहा था। रेवती जी ने अपनी बेटी नेहा को फोन लगाया, परंतु उसका फोन बंद आ रहा था। किसी अनिष्ट के डर से रेवती का हृदय कांप उठा। रेवती ने आंखें बंद की और पुरानी यादों में गोते लगाने लगी। 23 वर्ष पहले की वह रात याद आ गई जब नेहा सिर्फ 2 साल की थी। अचानक रात को रेवती जी की इकलौती ननंद रीता का फोन आया। वह खूब रो रही थी, अपने पति से बहुत परेशान थी। वह कुछ कमाता धमाता नहीं था, ऊपर से शराब के नशे में चूर होकर रेवती की ननंद पर हाथ भी उठाता था। उस दिन फोन पर रेवती की ननंद ने रोते हुए अपनी भाभी को बताया, भाभी मुझे बचा लो, इस राक्षस से यह मुझे मार डालेगा। नौकरी ना मिलने की सारी खुंदक मुझ पर निकाल रहा है। आज मैं पढ़ी लिखी होती तो इनकी सहायता करती, सिलाई करके थोड़ा बहुत कमाती हूँ, वह भी लेकर शराब पी लेता है। आप भैया को भेजकर मुझे मायके बुला लो, यह आदमी मुझे मार डालेगा। उसकी बात सुनकर रेवती जी बहुत घबरा गई थी। उन्होंने झट से फोन अपनी सास दुलारी को दिया। सास ने फोन पकड़ते ही उल्टा अपनी बेटी रीता को ही डांट दिया। उन्होंने कहा, शुरू में सभी के घरों में मियाँ बीबी के झगड़े होते रहते, एक बच्चा होते ही सब ठीक हो जाएगा। हमारे घरों में बेटियां ऐसे ससुराल छोड़कर नहीं आती। दुनिया क्या कहेगी, कैसे संस्कार दिए हैं बेटी को। 4 दिन भी ससुराल में नहीं निभा पाई। सब्र कर, और तेरी सास भी तो परसों हरिद्वार से आ जाएगी। बेटियां तीज त्योहार पर मायके आती अच्छी लगती, ना कि घर में अनचाहा मेहमान बनकर। यह कहकर रेवती की सास दुलारी ने फोन रख दिया। रेवती मन ही मन सोचने लगी,
भाभी होकर मुझसे ननद की पीड़ा नहीं देखी गई, पर यह तो माँ है, इसे अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं। उस समय रेवती के पति सुरेश जी भी काट के उल्लू बने खड़े थे और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। दोनों ही माँ बेटे के ख्याल ऐसे थे कि बेटियां डोली में ससुराल जाती हैं और फिर ससुराल से उनकी अर्थी ही उठती है। ससुराल में चाहे कैसे भी बुरे दिन आए, बेटियों को एडजस्ट करना ही चाहिए। उस रात रेवती जी सो नहीं पाई। सवेरे सवेरे ही नंद रीता की आत्महत्या की खबर आ गई। रेवती को सबसे अधिक हैरानी तो उस समय हुई जब सास और पति ने लोकलाज के डर से ननद रीता के ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। उस दिन के बाद से रेवती की नंद अपनी ही बेटी को अक्सर कोसा करती। कलम हुई थी, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला गई। उसके बाद से सास ने सख्त हिदायत दी कि घर में ननद रीता का कोई नाम भी नहीं लेगा। उस दिन के बाद से रेवती चुप हो गई। आज भी कभी कभी ननद रीता की वह आखिरी आवाज उसके कानों में पड़ती है तो वह सिर उठती है। रेवती अपनी ननद के लिए कुछ नहीं कर पाई, परंतु उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी बेटी नेहा को अपने हिसाब से पढ़ाएगी लिखाएगी और उसे आत्मनिर्भर बनाएगी। रेवती ने अपनी बेटी में आत्म सम्मान कूट कूट कर भरा था। वह कहती थी कि बेटियों में सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए, और चाहे वह ससुराल हो या मायका, बेबात के ताने नहीं सुनने चाहिए। रेवती जी अतीत से लौटी, उनके मन में यही चिंता थी कि उसका पति सुरेश अपनी बेटी नेहा को घर वापस नहीं आने देगा, क्योंकि आज भी उनकी सोच नहीं बदली। नेहा की गलती ना होते हुए भी उसे ही दबाया जाएगा। डरते कांपते पैरों से रेवती ने नेहा के ससुराल में कदम रखा। नेहा की सास, जिसने बहू के आते ही घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर खटिया पकड़ ली थी, आज उसमें भी गजब का जोश देखने को मिला। घर में कदम रखते ही नेहा की सास जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपने अपनी बेटी को बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या? महारानी जी घर के फैसले स्वयं लेना चाहती। सुरेश जी नेहा की सास की बात चुपचाप सुन रहे थे। अचानक से नेहा बाहर आ गई। वह बोली, मम्मी जी, आपको मेरे मायके वालों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। सास को तो मौका मिल गया और आंख मटकाते हुए वह बोली, लो देख लो, हाथ कंगन को अरसी क्या, आपके सामने ही कैसे बातें कर रही। तभी नेहा ने कहा, मैंने क्या गलत कहा? मेरी मम्मी पापा आपकी बराबर उम्र के हैं, आपको इनसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर नेहा का ससुर और पति विनोद भी आ गए। मेन हॉल में सबके लिए कुर्सियाँ लगा दी गई। नेहा ने सबसे पहले अपनी बात रखी। मम्मी, मैं बताती हूँ कि बात क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा 7वां महीना चल रहा है, मुझे दफ्तर भी जाना पड़ता है, सो आजकल थकावट अधिक हो जाती, जिसके कारण मेरी तबीयत खराब रहने लगी। कल ही मैं डॉक्टर को दिखा कर आई तो उन्होंने मुझे आराम करने की सलाह दी। दफ्तर से छुट्टियां मैं डिलीवरी के महीने के समय लूँगी। मुझसे आजकल घर का काम नहीं होता, या तो थकावट होने लगती है या रसोई में काम करने पर भी जी मिचलाता है। मैं यह भी समझती हूँ कि मम्मी जी से इस उम्र में अधिक काम नहीं होगा, तो आज मैंने घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख ली। परंतु सुबह से मम्मी जी इस बात का बतंगड़ बनाए हुए है कि मैंने उनसे बिना पूछे यह निर्णय कैसे ले लिया। मैं महीने में 35,000 कमाती हूँ, तो क्या उसमें से 5,000 की नौकरानी नहीं रख सकती? आज आपके दामाद को भी मेरा पलट कर जवाब देना अखर गया। यह लोग समझ नहीं रहे कि मेरी मांग जायज। ऊपर से मेरी सास मुझे ताना देती कि आजकल की लड़कियां एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। क्या उनका यह कथन सही है? क्या उन्हें मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए? क्या नहीं करती आजकल की लड़कियां? आजकल की लड़कियां वो करती हैं जो पहले की औरतें नहीं करती थी। आज लड़कियां घर के कामकाज के साथ साथ पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमाती हैं, परंतु इन लोगों को यह बात समझ नहीं आती।
सुरेश जी चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। बीच बीच में सास बहू की झड़प भी हो रही थी, परंतु आज रेवती जी चुप नहीं रहना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि एक और रीता आत्महत्या करे। रेवती जी ने कहा, बहन जी, माना आपके घर में नौकर नहीं रखे जाते, परंतु क्या आपके घरों में बहू से नौकरी करवाई जाती है? पैसा आने में हर महीने कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, मेरी बेटी कल से ही नौकरी छोड़ देगी और घर का सारा काम खुद ही करेगी, तब तो ठीक है। आप सब बिना बात का मुद्दा बनाकर बात को बिगाड़ रहे हैं। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आप सब मिलकर फैसला कर लीजिए, आपको घर में नौकरानी रखनी है या मेरी बेटी नेहा नौकरी छोड़कर घर का काम स्वयं करे। और हाँ, एक बात और, मेरी बेटी का मायका भरा पूरा। अगर आपको मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वह भी बता दीजिएगा। हमें आपके फैसले का इंतजार रहेगा। सुरेश जी अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गए। रेवती जी ने सुरेश से कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया और फैसला सुना दिया। चल पड़ी अपनी बेटी को साथ लेकर उसके मायके। सुरेश जी हतप्रभ थे। शायद वह भी 23 साल पुराने अपने और अपनी माँ के फैसले पर आज तक पछता रहे थे। घर वापसी के समय सुरेश जी गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रहे थे। आज उनकी पत्नी ने उनका सीना चौड़ा कर दिया। माँ बेटी ने नेहा के ससुराल वालों को इतनी बहादुरी से सामना किया कि वे सभी खड़े देखते रह गए और रेवती जी बड़ी शान से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आई। रेवती जी ने बेटी नेहा के साथ घर में प्रवेश किया तो बुजुर्ग सास दुलारी मुंह चिढ़ाते हुए बोली, मुझे पता था यही होने वाला है। ले आई बेटी को साथ। नाती रिश्तेदार और समाज की कोई चिंता नहीं। लोग क्या कहेंगे? दुलारी जी अपने बेटे सुरेश को सुनाने लगी। और तू क्या पत्नी के पल्लू से बंध कर खड़ा है? तेरी जुबान से कुछ ने क्यों नहीं फूट रहा? ब्याता बेटी को घर में कब तक बिठा कर रखेगा? कैसे मिलाएगा लोगों से नजरें? मेरा तो बुढ़ापा मिट्टी में मिल गया। क्या भगवान ने इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था? अच्छा होता यह दिन आने से पहले मेरी मिट्टी समेट लेता। दुलारी गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी, परंतु सुरेश जी चुपचाप खड़े थे। रेवती जी ने नेहा को घर के अंदर ले जाकर कहा, तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग नहीं झुकेंगे। हमारी बेटी हमारा गरूर। जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं तो तुम अपनी गलती क्यों मानोगी? जल्दी से हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारी भाभी से कहकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनवा देती हूँ। नेहा फ्रेश होने चली गई और रेवती जी ने बेटे की बहू सविता से कहा, नेहा के लिए कुछ अच्छा सा बना दो। 7वां महीना चल रहा है और ऊपर से गर्मी। ससुराल वालों की चिक चिक से बहुत परेशान हो गई। कुछ ऐसा बना देना जो खाने में हेल्दी हो और नेहा को थोड़ा फ्रेश फील हो। सविता मुंह चिढ़ाते हुए रेवती जी से बोली, मम्मी जी क्या हुआ दीदी के ससुराल में? आप तो उन्हें साथ लेकर आ गई। कोई बहुत बड़ी बात हुई क्या? रेवती जी जानती थी कि बहू सविता को नेहा से कोई हमदर्दी नहीं, वह सिर्फ बातें बना रही। रेवती जी ने कहा, बात बड़ी हो या छोटी यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है सही या गलत। मेरी बेटी कहीं भी गलत नहीं। वैसे तुम्हें नेहा के यहाँ आने से कोई परेशानी है क्या? सविता ने कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे भले क्या परेशानी हो सकती। मैं तो ऐसा इसलिए पूछ रही थी कि यह अनचाहा मेहमान कितने दिन तक यहाँ रहेगा। यह सुनकर रेवती जी को गुस्सा आ गया और वह बहू सविता को डांटते हुए बोली, मेरी बेटी घर में अनचाहा मेहमान नहीं। इस घर पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। मत भूलना वह मायके में बराबर की हिस्सेदार है। सविता का मुंह बन गया। इसके बाद रेवती की सास दुलारी और बहू सविता दोनों माँ बेटी से कटी कटी सी रहने लगी। 1 सप्ताह बाद विनोद का फोन आया। उसने कहा वह नेहा को लेने आ रहा है। फुल टाइम हाउस हेल्पर का बंदोबस्त कर दिया गया है। नेहा को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। विनोद नेहा से माफ़ी भी मांग रहा था
कि उस दिन उसे नेहा का साथ देना चाहिए था, क्योंकि नेहा अपनी जगह बिल्कुल सही थी। नेहा ने जब यह बात अपनी माँ और पिता सुरेश को बताई तो सुरेश जी अपनी बेटी और अपनी पत्नी की समझदारी पर काफ़ी खुश हुए। तो दोस्तों, अनेक बार अज्ञानतावश या पारंपरिक रूढ़िवादी रीति रिवाजों के कारण या फिर लोग क्या कहेंगे के कारण इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अक्सर यही वह वक्त होता है जब रेत हाथ से फिसल जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा होता है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उन्हें इतना निडर और साहसी बनाना चाहिए सही को सही और गलत को गलत कह सके। मायके वालों को भी गलती ना होने पर अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए। उन्हें ससुराल में अकेली घुटने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में कौन सा करैक्टर अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।